वेलकम टू द टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डेप्रिसिएशन। इसका मीनिंग, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जर्नल एंट्रीज किस तरह से कैलकुलेट होता है, हाउ टू कैलकुलेट, मेथड्स क्या हैं डेप्रिसिएशन के, जर्नल एंट्रीज कैसे पास होते हैं, देन लेजर्स पे पोस्टिंग कैसे होती है। सो वन बाय वन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ऑल राइट, सबसे पहले मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन होगा, कुछ सर्टेन टर्म्स का डिस्कशन करेंगे। देन आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, जर्नल एंट्रीज एंड लेजर। ऑल राइट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। डेप्रिसिएशन नाम से सजेस्ट करे कुछ चीज रिड्यूस्ड होगी। अब वो कुछ चीज क्या होगी, हमारे फिक्स्ड एसेट्स जो ऑर्गेनाइजेशन में हम यूज करने के लिए लाते हैं। ऑल राइट, तो वो टाइम टू टाइम, पीरियड बाय पीरियड उनकी वैल्यू में रिडक्शन आता है। आप अपने घर में कोई नया एसी, फ्रिज लाते होंगे तो जो कॉस्ट पे आपने खरीदा ओवर द टाइम, क्या वो उसी कॉस्ट पे आप सेल कर पाओगे? नहीं ना। तो ये जो रिडक्शन होता है वैल्यू में ऑफ फिक्स्ड एसेट की, इसी को ही हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। ऑल राइट, सो यहां क्या बोल रहे हैं, डेप्रिसिएशन रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर, घर में रखी चीज भी जिस तरह से रिड्यूस्ड होती है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसी तरह से हमारे फिक्स्ड एसेट्स भी यूज होके वेयर एंड टेयर रिपेयर्स मांगते हैं। इन अकाउंटिंग टर्म्स, अगर हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात करें तो डेप्रिसिएशन इज द आउटलाइन एज द रिडक्शन और डिक्रीजिंग ऑफ द रिकॉर्डेड वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर एसेट। थोड़ा टेक्निकल टर्म है रिकॉर्डेड वैल्यू। रिकॉर्डेड वैल्यू मतलब जिस टाइम पे आपने परचेज किया था उस टाइम की जो रिकॉर्डेड वैल्यू होगी, और ओवर द टाइम एक सिस्टमैटिक मैनर में हम जो रिड्यूस्ड करते जाएंगे, कब तक, या तो वो जीरो नहीं हो जाती या उसका अमाउंट एकदम नेग्लिजिबल नहीं हो जाता। सपोज करो आपने 1 लाख का रेफ्रिजरेटर खरीदा था एंड ओवर द टाइम उसकी जो रिड्यूस्ड हो गई वैल्यू 10,000, तो इट्स अ नेग्लिजिबल अमाउंट। ऑल राइट, एग्जाम्पल्स किन किन पे लगता है डेप्रिसिएशन? लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, फर्नीचर, इक्विपमेंट। इनमें से लैंड ही एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसकी वैल्यू ओवर द टाइम इंक्रीज होती है, बाकी सबकी डिक्रीज होती है। सो लैंड इज द ओनली एक्सेप्शन। ऑल राइट, डेप्रिसिएशन होता क्यों है? वेयर एंड टेयर, डैमेजेस दैट कम्स फ्रॉम ऑर्डिनरी यूज। आप कोई भी फिक्स्ड एसेट को यूज करोगे, चाहे वो फर्नीचर हो, इक्विपमेंट हो, मशीनरी हो, नॉर्मली यूज करने में भी उसका कुछ ना कुछ वेयर एंड टेयर होता ही है। An asset expiry of legal right means if an asset is acquired for a specific period. सपोज करो आपने कोई फिक्स्ड एसेट्स लिया है लीज पर और उसको आपने यूज करा 10 सालों तक, बट चाहे वो अच्छी कंडीशन में भी हो तब भी हम उसकी वैल्यू जीरो मानेंगे। क्यों? क्योंकि आपका लीज पीरियड खत्म हो चुका है, आपका टाइम ऑफ यूज उसका एक्सपायर हो चुका है, आपका लीगल राइट एक्सपायर हो चुका है। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल्सो द कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस क्या होता है? कोई भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आ रहे हैं, राइट? आपके पास कंप्यूटर पड़ा है, आने वाले टाइम पे और अपडेटेड सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, और अपडेटेड, तो आप पुराने कंप्यूटर लैपटॉप से शिफ्ट हो गए अपडेटेड वर्जन पे, चाहे आपका वो लैपटॉप कंप्यूटर स्टिल वर्किंग कंडीशन पे हो या नहीं हो। सो ऑब्सोलेंस क्यों होता है? टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की वजह से आपकी एसेट की वैल्यू में डिप्रिसिएट हो जाती है। ऑल राइट, वेदर कंडीशन एंड एक्सीडेंटल एलिमेंट्स। सपोज करो गोडाउन में एक्सीडेंट हो गया, कोई डैमेज हो गया, फायर हो गई, थेफ्ट हो गई, उस केस में भी आपका कॉज होता है डेप्रिसिएशन का। क्यों? अब असेट ही चोरी हो गया या आधा जल गया, आधा बचा है, वैल्यू तो लूज हुई ना। तो इन सारे केसेस में वेयर एंड टेयर, एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स, ऑब्सोलेसेंस, वेदर एंड एक्सीडेंटल एलिमेंट्स, इन सब की वजह से आपके फिक्स्ड एसेट्स पे क्या फर्क पड़ रहा है? रिडक्शन इन द वैल्यू हो रहा है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ टर्म्स आ रही हैं आपके सामने, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड डिप्लीशन। ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होती हैं। जैसे कि डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं फिक्स्ड एसेट में, जिसकी हम डिटेल्ड में चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोस में भी। अमोर्टाइजेशन किस पे लगता है? इंटैंजिबल एसेट्स पे, जिनको हम देख नहीं सकते, लाइक गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट।
डिप्लीशन मतलब रिडक्शन, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे जो मिनरल रिसोर्सेज हैं जिनका रिडक्शन हो रहा है बाय देयर कांस्टेंट यूज, उसमें हम डिप्लीशन वर्ड यूज करते हैं। मीनिंग सबका एक ही है, दे ऑल शोज कि कहीं ना कहीं रिडक्शन हो रहा है इनके पर्टिकुलर असेट्स में, चाहे वो फिक्स्ड असेट्स हो, चाहे वो इंटेंजिबल असेट्स हो, चाहे वो मिनरल असेट हो। डेप्रिसिएशन का वर्ड यूज होता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिक्स्ड असेट्स, अमोर्टाइजेशन यूज्ड होता है इंटेंजिबल असेट्स में, एंड डिप्लीशन मिनरल असेट्स में। टर्मिनोलॉजी है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हम ये वर्डिंग्स यूज करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा, इजी हो जाएगी आपके लिए। ऑल राइट, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होता है, क्या क्या इनपुट्स हमें चाहिए होते हैं एक पर्टिकुलर मेथड में लगाने के लिए डेप्रिसिएशन को। यूजफुल लाइफ, कितने टाइम तक आपके फिक्स्ड एसेट्स में जान है, कितना जीने वाला है आपका फिक्स्ड एसेट्स, उसको ही हम यूजफुल लाइफ बोलते हैं कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितने साल। ऑल राइट, साल्वेज वैल्यू, आपके घर में भी आप ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड इक्विपमेंट को बेचते हो, किस पे, जिस पे खरीदते हो उसी पे बिकता है क्या? नहीं, साल्वेज वैल्यू स्क्रैप वैल्यू पे, तो उसी को ही हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में साल्वेज वैल्यू बोलते हैं। और स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, हम और स्क्रैप वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? कॉस्ट ऑफ असेट, अब तक का जितना डेप्रिसिएशन लगा है उसमें से लेस कर दो, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्क्रैप वैल्यू। एंड कॉस्ट ऑफ असेट हमारी क्या होती है? वो सारे खर्चे, ध्यान से सुनिएगा, वो सारे खर्चे जो असेट को रेडी टू यूज, असेट को रेडी टू यूज लाने के लिए यूज होते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब आते हैं तो बच्चे कॉस्ट ऑफ असेट्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या मैम इसमें इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है। तो मैंने इसमें आपको डिटेल्ड लिस्ट बता रखी कि क्या क्या एक्सपेंसेस इंक्लूड होंगे ही होंगे। कॉस्ट ऑफ असेट में जितने भी असेट को रेडी टू यूज लाने में खर्चे होते हैं वो तो इंक्लूड होते ही होते हैं। माइंड में थोड़ा आप देखिएगा कैसे। परचेज प्राइस तो होगा ही होगा जितने में आपने फिक्स्ड असेट्स को खरीदा। कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी, सपोज करो आपने आउट ऑफ इंडिया से कोई असेट परचेज किया, कोई इंपोर्ट ड्यूटी पे करी, कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस पे किए जिनका आपको रिफंड नहीं मिलेगा, वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। कोई फ्रेट आपका लगा है या कोई हैंडलिंग एक्सपेंसेस आपके हुए हैं वो भी यूज होंगे। इंस्टॉलेशन के कोई खर्चे हैं वो इंक्लूड होंगे, या असेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए हमने कोई खर्चा करा है तो वो भी यूज होगा। जैसे कोई मशीनरी है उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए हमें उसमें कोई पार्ट्स को लगाना है तो वो भी हमें इंक्लूड करना होगा परचेज कॉस्ट पे। साइट प्रिपरेशन, बहुत बड़ी साइट है, उसको आपके कुछ भी खर्चे हो रहे हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए। इनिशियल डिलीवरी एक्सपेंसेस। असेंबली कॉस्ट, कोई असेट है उसमें बहुत सारे पार्ट मिलकर उसको फिक्स्ड असेट्स बनाते हो तो जितने भी और पार्ट्स लगेंगे उसमें उसका भी खर्चा ऐड होगा। टेस्टिंग, चलाने से पहले ट्रायल रन अगर आप ले रहे हैं उसको भी ऐड करेंगे। एंड कोई प्रोफेशनल फीस, आपको किसी प्रोफेशनल को हायर करना पड़ रहा है उस फिक्स्ड असेट्स को चलाने के लिए तो वो भी, या कोई इंजीनियर कॉस्ट हो गई, आर्किटेक्ट कॉस्ट हो गई। ये आपने इसमें ध्यान दिया, वो सारी लिस्ट दे रखी है जो आप एक बार पढ़ोगे और लिंक करो कि ये सारे खर्चे जरूरी थे, अगर ये खर्चे नहीं होते तो असेट यूज ही नहीं कर पाते। तो शॉर्ट में जो ये रेड में है, अगर आप केवल ये मीनिंग अपने ध्यान में रखेंगे तो आपके जो एग्जाम में आएगा यही वर्ड्स उठ के आएंगे, आपको कलेक्ट हो जाएगा, रिकलेक्ट हो जाएगा कि आपको लेना है ये एक्सपेंस या एक्सक्लूड करना है। कौन कौन से एक्सक्लूड करने हैं हमें कॉस्ट ऑफ असेट्स में से? कोई आपने सब कुछ कर लिया अपना, कोई इनॉग्रेशन का एक्सपेंस कर रहे हो या अपना आउटलेट ओपनिंग के कोई खर्चे हो रहे हो तो वो इंक्लूड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? सीधी सी, क्या ये इसके बिना भी हम अपना फिक्स्ड असेट्स यूज कर सकते थे, इसीलिए एक्सक्लूड होंगे। कोई कैप्टिव कंजम्पशन के लिए आप खर्चा कर रहे हो, कैप्टिव कंजम्पशन खुद के कंज्यूम करने के लिए, आपका पर्पस उसे सेल नहीं है, या फिर आप कोई प्रमोशनल एक्टिविटी एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, उसका भी खर्चा कॉस्ट ऑफ एसेट में इंक्लूड नहीं होता। ऑफिस के खर्चे या जर्नल खर्चे आपके इंक्लूड नहीं होंगे। तो शॉर्ट में अगर हम बोले तो ओपनिंग और इनॉग्रेटिंग, कोई कैप्टिव कंजम्पशन या प्रमोशनल एक्टिविटी हो रही है, कोई ऑफिस के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे या कोई जर्नल ओवरहेड, ये इंक्लूड होंगे कंप्लीटली।
ऑल राइट, जर्नल एंट्रीज कैसे पास होती है? जर्नल एंट्रीज हमारी डेप्रीसिएशन की दो तरीके से बनती है। जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं, सिंपल हम डेप्रीसिएशन को चार्ज करते हैं असेट पे। डेप्रीसिएशन हमारा खर्चा है, खर्चे बढ़ते हैं तो डेबिट, मशीन असेट हमारा कोई भी पर्टिकुलर असेट है, असेट कम होता है, उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है तो इसलिए क्रेडिट। रूल मैंने लगाया मॉडर्न अप्रोच ऑफ रूल। ईयर एंड पे हम अपना डेप्रीसिएशन कहां ट्रांसफर कर देते हैं? पीएनएल। क्यों? क्योंकि ईयर एंड पे हमारे सारे खर्चे, सारे इनकम हम अपने एक्सपेंस हम कहां ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन। ऑल राइट, सेकेंड केस आ रहा है जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे। इसमें एंट्री क्या करेंगे? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मेरा क्या है? लायबिलिटी है, राइट, इसीलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। एंड ईयर एंड पे हमारा वही नॉर्मली डेप्रीसिएशन तो ट्रांसफर करेंगे ही करेंगे। तो आपने दोनों मेथड में देखा होगा, यहां पे पहले वाले मेथड में हम असेट लिख रहे थे और इस वाले मेथड में हम प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन लिख रहे हैं। क्या होता है इन दोनों में डिफरेंस? डेप्रीसिएशन जब हम लगाते हैं, डेप्रीसिएशन जब हम चार्ज करते हैं तो हमारा फर्स्ट मेथड में डायरेक्टली हम असेट की वैल्यू को रिड्यूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, 100 हमारा मशीन था, लेट्स सपोज 20 का डेप्रीसिएशन लगा। तो फर्स्ट मेथड में अगर मैं ये वाला मेथड करूंगी तो डेप्रीसिएशन की वजह से मेरी असेट की वैल्यू 80 रह जाएगी। तो बैलेंस शीट में मैं असेट को शो करूंगी 80 रुपीज पे। ऑल राइट, और सेकेंड वाले मेथड में वही एग्जाम्पल लेते हैं, 100 रुपीज का असेट है और 20 रुपीज का प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन बन रहा है। तो डिफरेंस क्या आएगा? असेट की वैल्यू 100 ही रहेगी बैलेंस शीट में, ऑल राइट, बट प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट लायबिलिटी आएगी 20 रुपीज की। तो नेट इफेक्ट अगर आप देखेंगे तो 80 ही बैठ रहा है, बस डिफरेंस होता है प्रेजेंटेशन करने का। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा। ऑल राइट, हमें इसी क्वेश्चन से हम मेथड को समझेंगे। ऑन 1st April 2009, Sharma Marbles purchased a machine of rupees 1,80,000 and spent rupees 10,000 on its installation and on its carriage 10,000. Right? It is estimated that its working life is 10 years and after 10 years its scrap value is 20,000. तो क्वेश्चन में आपको परचेज प्राइस दे रखी है, 10,000 कैरेज है, फ्रेट चार्जेस इंक्लूड हो, 10,000 का आपके कैरेज है इंक्लूड होगा एंड 10,000 आपकी इंस्टॉलेशन है, कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड हो जाएंगे। ऑल राइट, तो क्या अप्रोच होगी? और बोल रहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट डेप्रीसिएशन बाय एसएलएम मेथड फॉर फर्स्ट 4 इयर्स। स्टेप बाय स्टेप हम कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या है ये आप नोट डाउन कर लीजिए, कॉस्ट ऑफ असेट माइनस साल्वेज वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ ऑफ असेट लगा देंगे। कॉस्ट ऑफ असेट कैसे निकलेगा? ऑल एक्सपेंसेस स्टिल रेडी टू यूज, 1,80,000 प्लस कैरेज प्लस इंस्टॉलेशन 2 लाख हो गया। सैल्वेज वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, डेप्रीसिएशन कैलकुलेट 18,000 एनुअली आएगा। सो ईयर 1 के लिए 18,000, ईयर 2 के लिए भी, ईयर 3 एंड ईयर 4। तो आपने ध्यान देखा स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रीसिएशन का अमाउंट है वो सारे सालों के लिए इक्वली रहता है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन। आइए सीखते हैं जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। दोनों मेथड से मैंने आपको जर्नल एंट्रीज बताई हुई है। जहां पे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट हम मेंटेन नहीं करते, उसमें क्या एंट्री होगी? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी एंड देन ईयर एंड पे हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेकेंड केस में अगर आ रहा है, ये मैंने फुल फ्लेश दोनों से आपको बताया है, डेप्रीसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट एंड देन ईयर एंड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन। लेजर में कैसे शो होता है डेप्रीसिएशन?
एंट्री क्या करी थी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ये फर्स्ट मेथड से कर रहे हैं हम पहले, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 18,000 से, एंड ईयर एंड पे हम ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफरिंग एंट्री है हमारी, जो बाय पीएनएल 18,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस में इस तरीके से शो होगा टू डेप्रीसिएशन। कहीं भी जो ये शो होता है, तो मैंने पहले भी बोला था, जर्नल एंट्रीज आर द बेस ऑफ अकाउंटिंग। लेजर्स तभी बनेंगे आपके अगर आपका अकाउंटिंग ग्रिप में होगी। ऑलराइट, दूसरे मेथड से हमारा क्या बनेगा, डेप्रीसिएशन का अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। तो पहली एंट्री क्या हो रही थी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट में आपने क्या कर दिया, टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, एंड प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में बाय डेप्रीसिएशन। नेक्स्ट एंट्री जो आपने ट्रांसफरिंग एंट्री करी थी, सॉरी, बाय पीएनएल 18,000 एंड पीएनएल में आप करोगे जाके, पीएनएल में क्या शो करोगे आप जाके, टू डेप्रीसिएशन बाय 18,000। ऑलराइट, ये बैलेंस शीट में जाएगा आपका ईयर एंड पे 18,000 का प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी डिस्कस करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है डेप्रीसिएशन का, तो इसकी वीडियोस आती रहेंगी, और जितने भी आपको डिफिकल्टी एलिमेंट्स लगते हैं डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने में, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। उस पर्टिकुलर या कोई एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो तो हम उसको भी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से सीखेंगे। सो डू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप मेल भी कर सकते हैं या कॉमेंट सेक्शन में मुझे डायरेक्टली कॉमेंट कर सकते हैं। सो टेक केयर, बाय बाय।